Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. In the earlier video, I have covered the food production and its management till plowing और द मेकिंग ऑफ सॉइल कि आप जब सो कर रहे हैं क्रॉप तो उसके लिए आप कैसे सॉइल को मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सोइंग. एंड इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. और अगर मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो इस चैप्टर में भी आपको बेसिकली क्या क्या आप कवर करेंगे. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इनका क्या मतलब होता है. औजार वर्ड सुना होगा आपने कि वो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट्स मतलब वो यंत्र एक ढंग से जो आप सोइंग और ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आप यूज़ करते हैं. और फिर इसके अंदर होगा कि आप कैसे वीड्स को मतलब दूर करते हैं. वीड्स मैं आपको आगे समझाऊंगी और अगर हम कर पाए तो इसमें हम हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get a better yield. इसका क्या मतलब था ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि सॉइल की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है. मतलब सॉइल में अगर बहुत बड़े टुकड़े होंगे या सॉइल के बहुत बड़े बड़े गट्ठर टाइप होंगे तो उसमें आप कैसे क्रॉप ग्रो कर सकेंगे. तो सॉइल की एक ढंग से बिल्कुल अच्छे से आप उसको मतलब प्रिपेयर करें ताकि एक तो लेवल में भी हो सारी और वो क्लम्प्स में ना बनी हो और पार्टिकल्स में बंटी हुई और छोटा छोटा कण हो हर सॉइल का ताकि जो प्लांट्स हैं आपकी क्रॉप्स हैं ब्रीथ कर सकें. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. और ये बहुत सारे टूल्स के या इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से होता है. और जो इसके लिए टूल्स यूज होते हैं वो है प्लो, जो मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ, जो है हल, एक है हो और एक है कल्टीवेटर. अब जब मैंने भी ये हो का नाम सुना था तो मैंने भी आज तक मतलब मेरे को पता नहीं था ये हो क्या होता है. फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया. इसको कस्सी भी कहते हैं, कई बार कस्सी भी होती है. ये मैं आपको आगे इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी. प्लो जैसे मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं हम और फॉर टिलिंग द सॉइल और लेवलिंग द सॉइल. और इसमें ही हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड कर देते हैं क्रॉप्स में ताकि सॉइल की जो मिक्सिंग हो जाए वो मैन्योर के साथ टिलिंग से बहुत अच्छे से हो जाए. और इसका एक और प्लो का क्या काम होता है, ये वीड्स को भी रिमूव करता है. वीड्स मतलब बहुत अच्छे से तो मैं बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल आप ये मान के चाहिए जो भी आपकी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको भी ये रिमूव करता है. एंड टर्निंग द सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्निंग ऑफ सॉइल. टर्निंग ऑफ सॉइल क्या होती है कि जैसे नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे, ताकि न्यूट्रिएंट्स उसमें मतलब बरकरार रहें या उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस हमेशा रहे. तो ये सारे इस इम्प्लीमेंट के काम है. Plow is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. तो आपने कई बार देखा होगा जो हिंदी की पिक्चर्स हैं पुरानी, उसमें दिखाते हैं कि हाँ इंसान इतना गरीब था कि वो बैल नहीं ले सका और अपने खेत को वो लेवल कर रहा है या जोत रहा है वर्ड, और वो खुद इतना गरीब है कि वो बैलों को भी नहीं खरीद पा रहा और उसके कारण वो उस हल में खुद लगा हुआ है. मतलब ये काफ़ी पिक्चर्स में दिखाया होता है. और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ ही हैं, ये होता भी है. ये पावर्टी की चीज़ें हैं. जो अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड कर सकता है और जिसके पास नहीं है तो उसको ये बेचारे को करना भी पड़ता है, क्योंकि मतलब ये बहुत मेहनत का काम होता है. और ये क्या होता है, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर. इसका क्या होता है, मैं ये प्लो का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मतलब आपको हल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो ये आपको मतलब मैं डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँगी. द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट. ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक लकड़ी का सा टुकड़ा होता है जिसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं. और लॉग ऑफ वुड है ये. और ये जो मतलब अगर आपने देखा हो कहीं ये हल, तो ये बैलों के ऊपर फिक्स होता है. देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. और ये बुल्स की नेक पे मतलब गर्दन पे उनके बंधा हुआ होता है, जिससे उसका पीछे एक आयरन का
पार्ट बंधा होता है और उससे ही वो जो सॉइल है आपकी उसको लेवल किया जा रहा होता है और अपसाइड डाउन टर्न किया जा रहा होता है, और उसको ही यही चीज़ होती है जो आयरन का पीछे लगा हुआ होता है, इससे ही जो आयरन के क्लम्प, ये सॉइल के क्लम्प्स हैं, इसको आप ब्रेक कर पाते हो। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो एक पेयर ऑफ बुल और एक आदमी, मतलब जो किसान होता है, वो इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए दिखाया हुआ आपको प्लो। तो जो ये दो बैल हैं और एक मतलब किसान है, ये आप डायग्राम ध्यान से देखिए। तो ये प्लो शेफ्ट जैसे कि आपको बताया था, इसका एक एंड तो किससे जुड़ा होता है, इसका एक एंड तो इसका हैंडल होता है और आगे ये गर्दन पे दोनों बैलों के फिक्स्ड होता है, और इसका जो लास्ट का पार्ट होता है वो प्लो शेयर से, जो कि जमीन में चला आ रहा होता है। एक ढंग से मान के चलिए जैसे कि कोई भी आपने खुरपी या कोई भी चम्मच ही मान के चल लीजिए, मतलब बड़ा चम्मच जो आप एक सॉइल में लेके चले आ रहे हैं, मतलब एक जगह से आपने उसको इंसर्ट किया हुआ और आगे आप उसको चलाते आ रहे हैं, उसी ढंग से ये प्लो शेयर होता है। तो प्लो शेफ्ट और प्लो शेयर आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। शेफ्ट है जो गर्दन पे बैलों की रखा हुआ है और इसका एक हैंडल है, और प्लो शेयर है जो जमीन में गड़ा हुआ है और लेवलिंग ऑफ सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स को अलग अलग कर रहा है। ये देखिए, ये बहुत मतलब क्लोज से इसका प्लो का डायग्राम दिखाया हुआ है। ये प्लो शेफ्ट है और प्लो शेयर है, जो उसके पहले भी मैंने बताया था। प्लो शेयर के ऊपर एक हैंडल लगा हुआ होता है और बीम, जो कि मतलब जो बुलॉक्स होते हैं आपके, उनके उसके ऊपर बुल की गर्दन पे, नाक पे फिक्स्ड होता है ताकि वो इसको कैरी कर सकें। और जो इसका ये है प्लो शेयर, ये मिट्टी में जो लेवलिंग कर रहा है। ये मतलब आप अगर आप देखेंगे और इसको इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें समझ नहीं आता, मतलब अगर आपने देखा हुआ हो हल तब भी, कि प्लो शेयर क्या होता है और प्लो शेफ्ट क्या होता है। जब आप क्लोजली देखेंगे इस डायग्राम को और वो प्रीवियस डायग्राम को, तो आप क्लियरली मतलब समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या है। Now is second implement, that is hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये भी एक टाइप का इम्प्लीमेंट है। इसकी भी फंक्शन क्या है, वीड्स को मतलब अनवांटेड प्लांट्स को क्रॉप में से रिमूव करना, और लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो सॉइल मतलब आपकी टाइट है, इम्पैक्ट पड़ी है और मतलब उसके अंदर एयरेशन नहीं है, तो ये उसको लूज करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये कैसे बना हुआ होता है, इसका या तो एक बहुत लंबा सा डंडा आयरन का होता है या वुड का होता है, एंड ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ए बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। इसको मैंने जैसे पहले के बताया है कि ये क्या होता है, एक हम इसको कस्सी भी कहते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज में कस्सी, एक मतलब डंडा मान लीजिए, उसके आगे एक बहुत बड़ा सा ब्लेड मतलब मान के चलिए वो फिक्स्ड होता है। तो वो क्या होता है, जब आप उसको ज़मीन में मतलब बारी बारी मारते हैं तो आपकी जो टाइट सॉइल होती है वो लूजन हो जाती है, और उसकी हेल्प से आप वीड्स को भी रिमूव कर सकते हो। और जब आप इसको एनिमल के साथ बांध देते हैं, जैसे बुल्स हैं या क्या है, तो ये भी सेम वही काम करता है। ये देखिए, ये एक टाइप का हो दिखाया हुआ है जिसके अंदर प्लेट्स हैं और बीम है। ये इसी टाइप से लेवलिंग ऑफ सॉइल या एयरेशन ऑफ सॉइल और सॉइल के पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए काम आता है। अब बहुत टाइप के होज होते हैं, मतलब मैंने देखा तो बहुत टाइप के होज हैं, बट आपकी बुक में इतने ज़्यादा नहीं दिए हुए, तो थोड़े से हम करते हैं। एक हो का नाम होता है ड्रा होज, जिसको कहते हैं शेपिंग, मतलब जो ऐसा करता है सॉइल को इक्वल, मतलब ऐसा कहीं पे सॉइल का कोई बड़ा सा टुकड़ा है तो उसको ब्रेक करके ये शेप कर देता है, सॉइल की इक्वल कर देता है। स्कफल होज फॉर वीडिंग एंड एयरेटिंग द सॉइल। तो ये दो टाइप के होज हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप दो उसके एग्जांपल दे सकते हैं। और जो स्कफल हो है, ये वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है और एयरेशन ऑफ सॉइल में हेल्प कर रहा है। ए ड्रा
हो हैज़ ए ब्लेड सेट एट अप्रॉक्सीमेटली एट अ राइट एंगल टू द शाफ्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको कस्सी एक ढंग से कह सकते हैं आप। एक लकड़ी का डंडा सा या आयरन का रॉड और उसके राइट एंगल पे आपका एक बहुत बड़ा सा ब्लेड फिक्स हो, उसको हम ड्रा होज भी कहते हैं, जो शेपिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज होता है। ये देखिए, ये वाला दिखाया हुआ है आपका, ये मतलब ये राइट एंगल में आपका इसका ब्लेड लगा हुआ है और ये स्कफल वो है जो भी क्या एयरेशन ऑफ सॉइल या वीडिंग में हेल्प करता है। ये देखिए और टाइप के, ये इसको फॉर्क हो भी कहते हैं। ये देखिए फोर्क हो की टाइप से लगा हुआ है ना, फॉर्क की टाइप से। तो ये भी एयरेशन मतलब सॉइल को तोड़ने में, लेवल करने में, ये अलग अलग टाइप के मतलब इम्प्लीमेंट्स हैं। इनकी अलग अलग शेप बनाई हुई है, बट बेसिक पर्पज इनका क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना फॉर सोइंग। Now is cultivator. Nowadays plowing is done by tractor driven cultivators. The use of cultivator saves labor and time. तो अब प्लोइंग कैसे करते हैं, मतलब हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले तो ये बैल और ये जो प्रिमिटिव आपकी टेक्निक्स थी, आपने खोदा मिट्टी को जाके पूरे दिन आप मतलब वही, फिर पिक्चर्स का मैं जिक्र करूँगी, दिखा रहे हैं किसान आ रहा है, वो अपना पसीना पोंछ रहा है और वो खोदे जा रहा है। तो वो वाली टेक्निक्स अभी भी हैं मतलब, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों के पास, बहुत लोगों के पास पैसा भी आ चुका है, तो ये थोड़ी टेक्निक्स ने रिप्लेस भी किया है। तो जैसे ट्रैक्टर फर्स्ट डायग्राम में दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे कल्टीवेटर्स जो सॉइल को लेवल कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं क्रम्बल्स को, और ये एयरेशन दे रहे हैं। और जैसे बीच में कोई वीड आता होगा तो उसके वो वीड की रिमूवल भी हो रही है। ये क्लोजर लुक आपको कल्टीवेटर का दिखाया हुआ है। देखिए इसके नीचे कैसे शार्प पॉइंटेड से हो टाइप की चीज़ें लगी हुई हैं, जो मतलब इंसर्ट होते हैं सॉइल के अंदर और उसके अंदर एयरेशन देते हैं। ये प्लोइंग दिखाई हुई है ट्रैक्टर से, मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा ये, जो आजकल भी मतलब बहुत खेत में आराम से देखी जाती है ये, कि ट्रैक्टर पे आजकल तो इस पे डीजे और डेक चला चला के लोग काम करते हैं। तो ये एक लेकिन बहुत लेबोरियस काम हो जाता है ये, क्योंकि पूरे टाइम गर्मी में रहना पड़ता है उन लोगों को। नाउ इज सोइंग। अब हमने जो इतनी सारी प्रिपरेशन की है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, प्लोइंग की इतनी बड़ी चीज़ है कि हाँ जी आपको पहले सारा सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। किसके लिए, कि उसके अंदर एक गेस्ट आएगा। गेस्ट कौन है, हमारा ग्रेन। तो उस प्रोसेस को जो सोइंग मतलब कहते हैं हम, कि हमारा ग्रेन एज गेस्ट हमारी मिट्टी के अंदर इंसर्ट हो रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सोइंग। सोइंग इज प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये अगर हम सोइंग नहीं करेंगे तो मतलब आगे क्रॉप होगी ही कैसे। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। ड्यूरिंग दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट डेप्थ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक पॉइंट है कि अब सोइंग तो आप कर रहे हैं, बट सोइंग के लिए आपको बहुत स्टेप्स को बहुत मतलब ध्यान से करना पड़ता है। जैसे कि फिर आप एक प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट तो आप लगा सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं भाई हमने प्लांट लगाया, हमारा प्लांट तो चला नहीं, और कोई कहते हैं मैंने तो लगा दिया और प्लांट भाई अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अब आपने सोइंग तो की, एक सीड आपने ज़मीन में इंसर्ट कर दिया या मतलब दबा दिया, जिसको सो कहते हैं करना, ताकि आपका उसमें से प्लांट ग्रो कर सके। बट वो इतनी नीचे गहरे आपने मतलब उसको ग्रो मतलब डाल दिया है सीड को, कि बेचारा वो फाइट करना भी चाहे और ऊपर उसका प्लांट आना भी चाहे तो वो उग ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसको इतने नीचे आपने दबा दिया है। तो आप कैसे उससे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लांट से कि वो ऊपर आके अच्छे से ग्रो करेगा। तो आपको डेप्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए जब भी आप बीज को बोएं, मतलब उसके अंदर आपको सॉइल के अंदर आप उसको इंसर्ट करें। प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड। अब ये नहीं है कि एक ही जगह पे आपने 4-5 सीड लगा दिए, मतलब आप इक्वल डिस्टेंस रखिए। जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का, इतना डिस्टेंस आप उन सीड्स के बीच में रखिए, ताकि वो आपस में कंपटीशन ना करें कि ये जगह मेरी है, ये जगह तेरी है, सन ज़्यादा मेरे पे आए, वाटर ज़्यादा मैं लूँ। जैसे 2 बच्चों को इकट्ठे रख देते हैं तो, और एक ही टॉय दे देंगे, एक ही ज़मीन दे देंगे, तो वो आपस में लड़ेंगे। इन द सेम वे वो कहते हैं ना, थोड़ा सा डिस्टेंस उनके बीच में हो, ताकि वो अपने टॉय से खेले, वो अपने टॉय से खेले, वो अपनी
अपनी हिस्से की ज़मीन ले, वो अपने हिस्से की ज़मीन ले, वो अपने हिस्से का वाटर ले, और सन लाइट वगैरह के लिए वो compete ना करें। Soil should be clean, healthy and free from diseases and other pathogens including fungus। तो सॉइल जो है उसको भी किससे क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। पता चला हमने एक ऐसी ज़मीन में सोइंग कर दी है जहाँ पे पहले ही कोई ना कोई फंगस लगी हुई थी या कोई टाइप की आपकी डिजीज़ थी, तो फिर वो तो डेफिनेटली जब आपकी सॉइल में ही वो फंगस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो आपकी क्रॉप में भी आएगा। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected। तो अब ये भी है, हाँ जी, आपने अब बीमार अगर सीड्स डाल दिए हैं या डेड सीड्स डाल दिए हैं तो उससे कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ जी आपका प्लांट आएगा। तो जो ये सीड्स की सिलेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगी। कई बारी मैं इसका आपको इस ढंग से एग्जांपल समझा सकती हूँ। हमारे लोगों में नवरात्रे मनाते हैं, नवरात्रों में ज़्यादातर लोग जौ बोते हैं। तो जौ बोने के लिए कई बार क्या होता है, ये जौ जैसे हम डायरेक्टली मिट्टी में मतलब सो कर देते हैं और उससे हम सोचते हैं अब की बार तो भाई हमारी बहुत अच्छी खेती नहीं आई या हमारी जौ बहुत अच्छी उगी नहीं। और मैं बताऊं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप 50 सीड्स जौ के ग्रो कर रहे हैं तो उसमें से 20 ऐसे होते हैं जो होलो होते हैं। होलो मतलब उनके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं होता, मतलब उनके अंदर कोई लाइफ ही नहीं होती, वो बिल्कुल अंदर से खाली होते हैं। तो इसलिए अगर आप उनको सो भी कर देंगे तो उससे क्या आप प्लांट कभी मतलब ले पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही खाली है, वो तो एक छिलका है। अब छिलके के अंदर जब लाइफ ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, एम्ब्रियो ही नहीं है जिससे आप प्लांट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि प्लांट ग्रो करेगा, तो वो कैसे करेगा। तो आपको हमेशा वो वैरायटी या वो वाले सीड्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए जो मतलब लाइफ जिनके अंदर हो, जो थोड़े अच्छे हों और अच्छी यील्ड दे सकें। देखिए ये वाली स्लाइड आपको दिखा रही है, प्रॉपर डिस्टेंस है इनके सीड्स के अंदर और सॉइल हाईली एरेटेड है, मतलब देखिए बिल्कुल क्रम्स नहीं है इनके अंदर, अलग अलग ये सीड्स शो कर रहे हैं। अब जैसे बताया सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है सोइंग के लिए। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल सी एक्टिविटी है। उसने एक बीकर में वाटर लिया, उसको हाफ फिल किया मतलब पानी से, और उसके अंदर उसने, क्योंकि वो वीट की क्रॉप की सोइंग कर रहा है तो उसने वीट की सीड्स उसके अंदर डिप कर दिए, जैसे कि एक मुट्ठी भर उसने सीड्स डाल दिए। अब उसने कहा मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आप इस बेस पे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से सीड्स हेल्दी हैं और कौन से सीड्स अनहेल्दी हैं। तो थोड़े टाइम बाद जब आप इनको मतलब उसके अंदर पानी के अंदर डिप करके रखेंगे, आप 1 घंटा या आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कई सीड्स तो नीचे बैठे हुए हैं और कई सीड्स आपके ऊपर मतलब फ्लोट कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला इसने दिखाया हुआ है, एक फिगर मैंने दिखाई है इसके अंदर, ये फिगर में आपको दिख रहा है कई सीड्स तो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और ज़्यादातर सीड्स नीचे बैठे हुए हैं। तो इनका क्या है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो होलो सीड्स हैं मतलब हल्के सीड्स जिनके अंदर एम्ब्रियो ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वेट ही नहीं है, भाई एम्ब्रियो नहीं है तो वो बिल्कुल लाइट है, तो वो ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो हैवी है जिनके अंदर एम्ब्रियो है डेफिनेटली वो नीचे बैठेंगे। तो होलो मीन्स लाइफलेस सीड्स, जब उनके अंदर कोई एम्ब्रियो ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, तो उनको सो करके क्या फ़ायदा। और जो एम्ब्रियो वाले सीड्स हैं मतलब हैवी सीड्स हैं तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इस वाले मतलब मेथड से आप इन सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप नीचे वाले सीड्स को सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर वाले को थ्रो आउट कर दीजिए। और इससे क्या होगा आपकी क्रॉप में, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ जी इस सीड से आपका प्लांट नहीं आ रहा, क्योंकि वो है ही नहीं, मतलब वो होलो सीड्स है, उससे प्लांट कैसे आएगा। तो इस बेसिस पे हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टूल, अब कई ट्रेडिशनल टूल्स भी थे कि पहले आप सोइंग कैसे करते थे। आजकल तो बहुत मॉडर्न मेथड्स हैं, आपके पास बहुत ऐसे एप्लायंसेस हैं या आपके पास इम्प्लीमेंट्स हैं जिनसे आप सोइंग कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में और विदाउट बहुत ही कम लेबर में। पहले क्या था, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल, एंड मैं अभी आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे से। और ये क्या होता था, ये जो आप सोइंग करते थे, एक फनल आप
क्या कहते हैं, फनल देखी होगी आपने शायद अपनी लेबोरेटरीज में, या हम लोगों के घर में भी होती है, जो तेल वगैरह डालने के लिए किसी बॉटल में यूज़ होती है। तो एक ऐसी बहुत बड़ी फनल होती थी और वो एक ऐसी चीज़ पे टाइट मतलब बंधी हुई होती थी जिसके अंदर से 3 या 4 पाइप्स नीचे निकल रही होती थी और वो फिर ज़मीन में जा रही होती थी पाइप्स। तो बेसिक पर्पस क्या था, फनल में सीड्स डालते रहेंगे और वो जो सीड्स हैं वो आपके आगे पाइप में जाके इन जो पाइप की जो एंड्स हैं वो ज़मीन में इंसर्टेड होते थे। जैसे जैसे वो पाइप्स 3-4 आगे चलेंगी वैसे वैसे सीड्स उसमें इंसर्ट होते रहेंगे ज़मीन में। तो ये वाली चीज़ है, ये एक फनल ट्रेडिशनल मेथड था जिससे फनल में डाल के आप ज़मीन में सीड्स इंसर्ट कर रहे हैं वाया द हेल्प ऑफ 3 और 4 पाइप्स। तो ये देखिए ये वाला दिखाया हुआ है जो स्लाइड, ये एक ऊपर फनल दिखाई हुई है आपको, ये मतलब लेबल्ड भी है और इसकी जो पाइप्स नीचे जा रही हैं इनके शार्प एंड होते हैं और ये पियर्स होती है मतलब आपकी सॉइल के अंदर जा रही होती हैं। और ऊपर से ये देखिए ये जो मतलब फार्मर्स हैं ये सीड डालते रहते हैं और ये बुल्स इनको आगे खींच रहे होते हैं, ऑक्स या बुल कह लीजिए, इनको आगे खींच रहे होते हैं और जो इनका शार्प टिल्टेड एंड्स दिखाए में उससे वो सीड्स निकल के ज़मीन के अंदर सो हो रहे होते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड था, अब इसको बहुत मॉडर्न मेथड्स ने मतलब रिप्लेस कर लिया है। नाउ ए डेज अब कौन सा मेथड है जिसने इन सबको रिप्लेस किया? नाउ ए डेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब ये सारी जो सोइंग है ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से भी होती है। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये अपने आप ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आंख से नापना है या आपको स्केल से नापना है या आपको इंची टेप से नापना है कि हाँ जी एक सीड यहाँ पे और एक सीड यहाँ पे। ये अपने आप ही ऐसा बनाया हुआ होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे ये सीड्स को सो करते हैं और उसके बाद जब सो कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, वो आपकी जो सीड है उसको सॉइल से कवर भी कर देते हैं। नहीं तो जो ट्रेडिशनल है आपने फनल से डाल तो दिया बट फिर आपको उसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़ती है क्योंकि खड्डा तो कर दिया और सीड चला गया, बट आपको मतलब उसको कवर करना पड़ता है। ये अपने आप कवर भी कर देता है सीड ड्रिल। और जब कवर करने से क्या पर्पस होता है, एक तो उसकी सोइंग मतलब अच्छे से हो जाती है और मतलब वो ग्रो कर पाता है, मतलब उसको अच्छे से ढक के ही वो मतलब पूरे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और सेकंड, अगर ऊपर ही सीड पड़ा आपकी मिट्टी के तो डेफिनेटली उसको ये बर्ड्स या एनिमल्स खा जाएंगे। तो जब वो प्रॉपरली इंसर्ट होके ज़मीन के अंदर चला गया और सो हो गया तो उसको कैसे बर्ड्स खा पाएंगे। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो मैंने बताया ही है, अब ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि ये लेबर भी सेव कर रहा है और टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में आपकी सोइंग हो जाती है। ये देखिए ये वाला है, ऊपर से ये सीड्स आ रहे होते हैं, ये एक पाइप टाइप से बनी हुई है और ये नीचे छोटे छोटे शार्प एंड्स बने हुए हैं, इनके अंदर मतलब सीड्स जा रहे हैं और ये इक्वल डिस्टेंस पे जैसे ये लगा हुआ है ना, इसी ढंग से आपकी सोइंग होती रहती है। ये बहुत मतलब आपको डायग्रामेटिकली समझ तो आ रहा होगा, बट ये चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जब मतलब आप फील्ड में देख पाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मतलब मैं तो यही मतलब समझती हूँ, हम लोग नहीं देख पाए अपने टाइम में, बट अगर आप लोगों के स्कूल वाले या कोई भी है आपको चांस मिले तो एक बार फील्ड विजिट कीजिए, मतलब जब किसी क्रॉप की सोइंग हो रही हो तो आपको ये मतलब बहुत मतलब आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मतलब आप एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को देखने को। Sowing. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. ये तो है ही कि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो वो क्राउडेड मतलब फॉर्म में होंगे और वो सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए आपस में फाइट करेंगे। ये मेरा वाटर है, ये मेरी सनलाइट है, लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो सबको अपना अपना शेयर मिल रहा है। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब कई बार क्या हो जाता है, एक ही जगह पे 4-5 प्लांट निकल आए, अब क्या है, अब 4-5 प्लांट तो निकल आए, वो आपस में compete करेंगे और उनको किसी को भी ढंग से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा होता है कि एक प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई इसको तो कम से कम चीज़ मिले, ये तो ढंग से खाए, आपको 4 प्लांट्स को और वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। नाउ इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपने अपने सीड को मतलब गेस्ट को
बुला लिया अपने घर में, मतलब फील्ड में। अब आप उसको खाना भी तो देंगे ना। अब आपका मतलब जब गेस्ट आ गया है तो अब उसको खाना नहीं देंगे तो उसकी कैसे देखभाल होगी। तो सेम वे आप जो खाना वगैरह प्लांट्स को या क्रॉप को दे रहे होते हैं वो किससे होता है, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स से। तो एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ये बहुत एक नेसेसरी एसेंशियल स्टेप है, इसके बिना हमारी क्रॉप हेल्दी नहीं हो पाती। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। वो substances जो हम soil में add करते हैं in the form of nutrients, मतलब nutrients की form में, मतलब एक ढंग से जो उनको energy provide करते हैं ताकि हमारे plants या crops healthy हो पाएं, that are called as manure and fertilizers। soil supplies minerals nutrients to the क्रॉप प्लांट्स। ये तो पता ही है, अब सॉइल जो है वो क्या है, बेस है प्लांट का। सॉइल में ही प्लांट लगा हुआ है और सॉइल से ही प्लांट या क्रॉप अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। अगर हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालेंगे तो वो किसको पहुंचेंगे, क्रॉप को आपकी। अगर सॉइल ही उसके अंदर डेफिशिएंट होंगे न्यूट्रिएंट्स तो आपके प्लांट्स कहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे। सो सॉइल शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कई एरिया में क्या होता है कि आप एक के बाद एक क्रॉप लगाए रखते हैं। तो जैसे कि पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, एक क्रॉप ने आपके जितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो एब्जॉर्ब कर लिए प्लांट से। तो सॉइल तो डेफिशिएंट होगी ना न्यूट्रिएंट्स में। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि 1 किलो मतलब सॉइल के अंदर आपने 100 ग्राम आपके न्यूट्रिएंट्स डाले हुए थे और आपने कुछ उसके अंदर प्लांट्स लगाए हैं। वो प्लांट्स ने सारे वो 100 ग्राम्स न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब कर लिए। अब उसी सॉइल में आप दूसरे प्लांट्स लगा रहे हो तो वो तो सॉइल है वो डेफिशिएंट है ना न्यूट्रिएंट्स में, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। तो जब तक आप न्यूट्रिएंट्स नहीं उसके अंदर ऐड करोगे तो नई प्लांट्स या नई क्रॉप कैसे ग्रो करेगी। ऐसे ही आप इसको सॉइल को मान लीजिए, जो क्रॉप्स हैं आपकी, जब तक सॉइल के अंदर मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो सॉइल मतलब क्रॉप को सप्लाई नहीं कर पाएगी और आपके प्लांट्स या क्रॉप हेल्दी नहीं बन पाएंगे। और क्या करते हैं वो एक क्रॉप के बाद और उससे क्या होता है, जो ऐसे एक क्रॉप ने तो न्यूट्रिएंट्स ले लिए, सेकंड क्रॉप होगी तो उनकी वीक होगी क्योंकि उस बेचारी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। तो ये भी एक चीज़ है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम प्लांट्स को मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड to replenish the soil with nutrients। तो फार्मर्स को दोबारा न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर इसमें ऐड करना पड़ता है। रिप्लेनिश का मतलब कि उसके अंदर से फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाए, वो फिर से हेल्दी हो जाए सॉइल, ताकि वो आगे प्लांट्स को अच्छी सी ग्रोथ दे सके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग, एडिंग ऑफ मैन्योर, ताकि प्लांट्स का आपकी हेल्दी डेवलपमेंट हो। दिस इज नोन एज मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। ये तो आपको पता ही चल गया, अगर आपकी मैन्योर नहीं ऐड होगी या प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे होंगे तो वीक प्लांट्स की ग्रोथ होगी। देखिए ये मैन्योर ऐड कर रहे हैं प्लांट के अंदर ताकि इसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और एक हेल्दी प्लांट की डेवलपमेंट हो। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste। तो manure है क्या बेसिकली, कभी भी जब हम प्लांट्स या एनिमल्स का जो भी वेस्ट मतलब उसको डिकम्पोज करने के लिए रख देते हैं और उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं ताकि वो उनको डिकम्पोज कर पाए, तो उस चीज़ को हम मैन्योर कहते हैं। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, बहुत बड़ा खड्डा सा खोद लेते हैं पिट और उसके अंदर एनिमल और प्लांट्स को वेस्ट को डंप कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं और उसके अंदर क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करने लगते हैं, उसको डिकम्पोज और डिके कर देते हैं और ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है। ये बहुत हेल्दी एक ढंग से सोर्स है जिससे प्लांट्स अच्छे ग्रो कर पाते हैं। देखिए ये वाला दिखाया हुआ ना, इसमें प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर हो रही है। इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट है वो किसी ने गैदर करके रखा हुआ और इस पर फिर अब बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और इसको डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे।
Fertilizers are chemicals which are rich in particular and nutrients. अब ये क्या है, फर्टिलाइजर्स भी हैं, ये भी प्लांट को मतलब सॉइल को रिच बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स में, बट ये डिफर कैसे करते हैं मैन्योर से, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। फर्टिलाइजर्स नेचुरली ओकर नहीं होते, ये मतलब आपको बनाने पड़ते हैं फैक्ट्रीज में, तो ये एक क्या है, ये मतलब नेचुरल सोर्स नहीं है मतलब प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जैसे कि मैंने बताया है। सम एग्जांपल और फर्टिलाइजर्स क्या हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाशियम, एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो फर्टिलाइजर्स को हमें फैक्ट्रीज में बनाना पड़ता है और मैन्योर हम अपने आप बना सकते हैं नेचुरली। फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तो ये भी प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। बट क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये केमिकल बेस्ड हैं, तो ये क्या होता है कि इनका, जैसे आपको पता ही है, जो नेचुरल चीज़ नहीं है वो हार्म करती है क्योंकि इनके अंदर केमिकल्स हैं। एक लिमिट तक तो हर चीज़ अच्छी रहती है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड कर लेते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ डालेंगे और हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी, तो वो हमारे क्या होती है, सॉइल को भी इफ़ेक्ट करती है और प्लांट्स को भी नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करती है। और ये क्या होता है, फर्टिलाइज़र, क्योंकि सॉइल बह के या सॉइल उड़ के पानी में पहुंचती है, तो मीन्स जो फर्टिलाइज़र हमने क्रॉप के लिए ऐड किए थे सॉइल में, वो भी केमिकल्स हमारे वाटर में पहुंच रहे हैं और सॉइल के थ्रू, तो वो सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं और हमारा वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे को इसलिए ज़्यादा यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं करना चाहिए, इसकी जगह मैन्योर का जो यूज़ है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यह क्या है, हमें दो क्रॉप्स, जैसे एक क्रॉप हमने एक सीज़न में ले दी और अगले साल हमें वो वाला फील्ड खुला छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई क्रॉप नहीं ग्रो करनी चाहिए। क्यों भाई, ये क्या बात है? इसलिए क्योंकि जब हम क्रॉप उसमें ग्रो नहीं करेंगे तो सॉइल अपने आप में रिप्लेनिश कर लेगी न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स खोए हुए उसके अंदर अपने आप से बन जाते हैं वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू, और उससे क्या होगा, उस सीज़न में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर जाएंगे और फिर उससे अगले सीज़न जब हम उसके अंदर क्रॉप की ग्रोथ करेंगे या सो करेंगे तो सॉइल विल बी एनरिच्ड इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर इज़ बेटर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि मैन्योर मैन मेड है और नेचुरल है, तो ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर को अपने बीच में बैठने देते हैं, और वाटर तो प्लांट्स या क्रॉप के लिए आपको पता ही है बहुत ज़्यादा असेंशियल है, और ये मैन्योर इसलिए बहुत ज़्यादा बेटर मानी जाती है इन कंपैरेटिव टू फर्टिलाइजर्स। Another method of replenishing the soil with nutrients is via crop rotation. अब crop rotation क्या होती है? एक तो हुआ कि आप एक फैलो छोड़ दो, मतलब एक सॉइल, एक लैंड को थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ दो ताकि सॉइल उनके अंदर रेप्लेनिश कर सकें। सेकंड इज क्रॉप रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एक टाइम में वीट की ग्रोथ की है एक फील्ड में, अब आप नेक्स्ट टाइम में भी वीट की ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो नहीं, आप वीट की ग्रोथ मत कीजिए, उसके अंदर कोई लेग्यूमिनस फैमिली जैसे पल्सेस, सोयाबीन, चिकपी, राजमा, मूंग बीन, ऐसी वाली पल्सेस या मतलब ऐसी क्रॉप लगाइए। क्यों? ताकि मैंने जैसे पहले आपने शायद पढ़ा होगा, ये जो क्रॉप्स हैं ये अपनी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया को सिम्बायोसिस के थ्रू फिक्स करती हैं, जो इनको न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से रिमूव करवाता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, जो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इससे जब इन्होंने ये पल्सेस या ये लेग्यूमिनस फैमिली को उस फील्ड में लगाया तो उनकी नाइट्रोजन
नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सॉइल की अपने आप से कम हो गई और फिर आपने उसी वाले फील्ड में दोबारा से वीट लगाई तो आपको ये वाली न्यूट्रिएंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो एक क्रॉप के बाद ऐसी वाली क्रॉप लगाइए ताकि वो वाली जो सेकंड क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर जा सकें। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द फॉलोइंग time period utilizes the other sets of nutrients so that this time will be enough for first sets of nutrients to replenish themselves। और दूसरी क्रॉप क्या है, हो सकता है पहली क्रॉप को मतलब आपकी पोटाशियम अच्छी ज़्यादा लगती हो, वो पोटाशियम से ज़्यादा हेल्दी होता हो तो वो पोटाशियम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। अब दूसरी वाली को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत थी तो दूसरी ने नाइट्रोजन जमा कर ली और वो पहली वाली क्रॉप को दे दी, और पहली वाली ने पोटाशियम जो यूज़ की थी दूसरी वाली ने उतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं की उसको, तो पोटाशियम सॉइल में ही रही। इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि आपको एक टॉफ़ी अच्छी लगती है तो आपने वो 2 टॉफ़ी हैं आपके पास और आपने एक टॉफ़ी अपने पास सेव करके रखी हुई है और वो पहली वाली टॉफ़ी आपने कंज्यूम कर ली। अब जो दूसरा बच्चा आया उसको दूसरी टॉफ़ी अच्छी लगती थी तो वो आपके पास से पहले से ही वो टॉफ़ी आपके पास है तो उसको वो मिल जाएगी, और उसने दूसरी जो फर्स्ट टॉफ़ी है वो आपके लिए रख दी। तो एक क्रॉप रोटेशन होती है, वो एक दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स अलग अलग ढंग से स्टोर करके रख सकते हैं सॉइल में। ये देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखा रहा है जो लेग्यूमिनस फैमिली में होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक ढंग से मतलब नेचुरल सोर्स है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड करने का। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, ये बताई चुकी हूँ, क्योंकि ये वाटर होल्ड करता है और सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब एयरेशन होती है उसके अंदर, और सॉइल एक्सचेंज कर सकती हैं गैसेस, मतलब अपनी ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपनी मतलब जो फोटोसिंथेसिस की गैसेस एक्सचेंज होती हैं, रेस्पिरेशन की गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो ये उसकी कैपेसिटी को एनहेंस करता है। और ये इसके अंदर क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर एयरेशन की मतलब जगह बहुत पॉकेट्स बनी हुई होती हैं सॉइल के अंदर या मैन्योर के अंदर, तो वो फ्रेंडली माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स जो सॉइल के लिए क्रॉप के लिए फ्रेंडली हैं तो उनकी ग्रोथ को भी हेल्प करता है। ये सारे मैन्योर के आपके फ़ायदे हैं। अब इन्होंने ये दिया हुआ है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया फैक्ट्रीज में ग्रो करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो ये एक ह्यूमन मेड चीज़ है, और मैन्योर्स हम नेचुरली बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, और ये फील्ड में बन जाते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट ऐड ह्यूमस, क्योंकि ये ह्यूमस या न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से ऐड नहीं करते मैन मेड, तो फर्टिलाइजर्स बेटर नहीं है, और मैन्योर तो ऐड करते ही हैं। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हाँ एक चीज़ है कि फर्टिलाइजर्स में ये न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की। मैन्योर में ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट वही है, ये सिंथेटिक है और ये नेचुरल है मैन्योर्स। That's the end of my this video, and in next video I will start from irrigation. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to subscribe, share and like, and please press the bell icon ताकि मैं जो next इसका पार्ट चैप्टर का पार्ट है जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको वो पता चल जाए। Thanks for listening.